हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए कि आप सब कैसे हैं और आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है। आप सब एक बार क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है बाबू, आपको पता है कि आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। और बायोलॉजी के क्या पढ़ने वाले हैं? बायो के हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों चैप्टर 5 वंशगति एवं जो विविधता होती है इसके सिद्धांतों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर 5 है। और आज क्या करेंगे, वन शॉट में इसको पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके पहले इसका पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, वो क्लास नहीं देखे हैं, तो फटाफट से जाके आप लोग देख लीजिएगा। अगर वो आप लोग देख लेते हैं तो प्यारे बच्चों आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जाके इसका पार्ट 1 आप लोग जरूर देखिएगा। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंडलवाद से। ठीक है, मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से प्यारे बच्चों मेंडल के तीनों नियम को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी सारे बच्चे हैं क्या कीजिए, फटाफट से, जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है बाबू, तो यहाँ पे नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में सिंपली ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कीजिए। फटाफट से प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से प्यारे बच्चों बात करें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोर्स नहीं लिए हैं। प्यारे बच्चों पछताइएगा, कोर्स जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अगर कोर्स लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं तो 499 में आपको मिल रहा है कोर्स। सभी बच्चे ले लीजिए। कितना में? 499 में आपको मिल रहा है। ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेगा क्या, और साथ में गेस प्रश्न मिलेगा। उसमें क्या रहेगा, PYQ भी रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जल्दी से जल्दी ले लेना है। अगर लेना है तो प्यारे बच्चों ये नंबर नोट कीजिए, 62 99 24 89 35। सभी बच्चे आज ले लीजिए कोर्स तो। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप पे एक DP लगा होगा, ठीक है, और DP में स्कैनर होगा, उस पर आप 499 पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दीजिए। आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, हम आपको एप्लीकेशन में डायरेक्ट ऐड कर देंगे, आपको PDF नोट्स तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। कितने सारे बच्चे रेडी हैं, एक बार यस बोलिए। और सभी बच्चे, जो भी बच्चे अभी तक सोए हैं ना, तो आप लोग जगा दीजिए सभी अपने दोस्त साथी को। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों कल लाइट नहीं था, अभी बारिश का मौसम चल रहा है। ठीक है, कल पूरे दिन लाइट नहीं था और आज लाइट है, तो आज आपका क्लास हो रहा है। तो आज 4 क्लास होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सभी बच्चे जितने भी आपके दोस्त साथी हैं बारिश का मजा ले रहे हैं, सोए हैं, तो एक बार हम बोलेंगे कि फटाफट से उन लोगों को जगा दीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि क्लास यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। तो सिंपली चीज हम लोग बोले प्यारे बच्चों की वंशगति और विविधता के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें तो हमने बता रखी है कि वंशगति क्या होता है। वंशगति क्या होता है, जो वंश दर वंश चलता रहे, हर पीढ़ी में क्या हो, वंश दर वंश चलता रहे। जैसे प्यारे बच्चों किसी का बाप नाटा है तो उसका बेटा भी क्या होगा, नाटा होगा, है ना। अगर किसी के यहाँ देखिए, किसी के यहाँ पे पिता और माँ का किसी का भी बोला जाए कि आंख भूरा है, तो उसका भी क्या होगा, उसका आने वाला जितना भी संतान होगा क्या होगा, भूरा होगा। यानी मान लीजिए कि किसी को हीमोफीलिया है ना, किसी को हीमोफीलिया है, किसी पिता को हीमोफीलिया है, उसके पुत्र को भी क्या है, हीमोफीलिया है। तो ये क्या होता है, वंश दर वंश चलता रहता है। यानी वंश दर वंश अगर चलता रहे तो प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं वंशगति। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि लक्षणों का जनक, जैसे माता पिता से संतान में स्थानांतरित की क्रिया क्या कहलाती है, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि वंशगति कहलाती है। कि जो पिता को है वो पुत्र को होगा या पुत्री को होगा, यानी वंश दर वंश चलता रहेगा। जैसे दादा को है तो पिता को भी है, और पिता को है तो प्यारे बच्चों क्या होगा, आपको भी होगा। जैसे दादा का बाल झड़ा हुआ है, गंजा है ना, टकला है, ठीक है, और क्या है, आपके पापा भी क्या हो गए, टकला हो गए, है ना। तो आपको भी डर सता रहा होगा कि हाँ हमें भी तो होना ही है, तो ये क्या है, आपका भी होगा। तो ये क्या होता है, वंशगति होता है। ठीक है, माता पिता का आंख भूरा भूरा है, दादा का भी आंख भूरा है, आपका भी आंख क्या है, भूरा है ना, और आने वाला जो आपका बच्चा भी होगा उसका भी क्या होगा, आंख भूरा होगा। तो ये डर मतलब ये क्या है, वंशगति, यानी वंश दर वंश चलता रहेगा। हमारे दादा को हीमोफीलिया है, मान लीजिए, उनके बेटे को भी क्या है, हीमोफीलिया है, आपको भी हीमोफीलिया है, और आपका जो संतान आएगा उसको भी क्या होगा, हीमोफीलिया होगा।
तो ये सब सारी चीजें जो होती है प्यारे बच्चों, ये सब क्या होती है, वंशगति कहलाती है। यानी इसी को बोला जाता है वंशगति, जो माता पिता यानी जो जनक से क्या हो आप में आए, है ना, जनक के द्वारा फैलता रहे। यानी क्या, माता पिता से संतति में क्या होते, स्थानांतरित होते, यानी माता पिता से संतान में भी क्या होगा, वही होगा। जैसे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल है कि दादा टकला है आपके, ठीक है। अब कोई भी बच्चा, आप जान लीजिए आजकल तो गंजापन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो दादा आपके टकला है और आपके पापा भी टकला है ना, आपके पापा भी टकला है। मान लीजिए कि आपके दादा, मान लीजिए ये दादा है, ठीक है, गंजा यहाँ पे क्या है, बाल कुछ भी नहीं है इनके ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है, आपके दादाजी है ना, मान लीजिए कि इनके ऊपर बाल नहीं है, और ये क्या है, आपके पापा जी है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इनके ऊपर भी क्या है, बाल नहीं है, ठीक है, इनके ऊपर भी बाल नहीं है, और यहाँ पे क्या है, आप हैं, ठीक है, अभी आपका बाल है, और आपके प्यारे बच्चों मान लीजिए कि 2-3 भाई है, ठीक है, आप लोग क्या है, 2-3 भाई हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी भाई का बाल ना उड़े और 2 भाइयों का बाल उड़ जाए। मान लीजिए कि 3 भाई है, तो 3 भाई में से एक भाई का बाल उड़ जाए और 2 भाई का बच जाए। हो सकता है कि तीनों के तीनों भाई का बाल उड़ जाए, तीनों भाई टकला हो जाए, या ये भी हो सकता है कि एक भाई का बचे और एक भाई का उड़ जाए। तो ये सब सारी चीजें हो सकती है, इसी को वंशगति कहते हैं। तो यहाँ पे वंशगति आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि वंशगति क्या है, जो माता पिता यानी जनक से क्या हो, यहाँ पे क्या होता है, संतान में क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वंशगति कहते हैं। अब बारी आती है विविधता की, ठीक है। यहाँ पे विविधता की बात करें तो विविधता क्या होती है कि मान लीजिए कि पिताजी क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा कि पिताजी और माताजी आपके बौने हैं। मान लीजिए कि बौना बौना, माताजी भी छोटे हैं, पिताजी भी छोटे हैं, लेकिन उनका जो संतान हो रहा है बहुत लंबा हो रहा है। तो ये क्या है, विविधता है कि ये माता पिता से अलग है ना। माता पिता का आंख क्या है प्यारे बच्चों, भूरा भूरा है, लेकिन जो उनसे संतान उत्पन्न हो रहा है उनका आंख भूरा नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये विविधता हो गया कि हाँ, माता पिता यानी जनक का जो है वो पुत्र में यानी यहाँ पे संतान में नहीं गुण दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि प्यारे बच्चों माता पिता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कि माता, और यहाँ पे बात किया जाए कि जो पिता है, माता और पिता है क्या है, एकदम गोरा गोरा है ना, क्या है, याद रखिएगा कि ये क्या है, एकदम गोरा गोरा है, ठीक है। माता पिता एकदम गोरा गोरा है, और उनसे जो संतान पैदा हुआ वो क्या हो गया, काला हो गया। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, अब सब लोग पूछेगा माता पिता गोरा, बेटवा कैसे काला हो गया, आप लोग ऐसे सुने होंगे। तो इसको बोला जाता है विविधता। क्या बोला जाता है, विविधता, है ना। माता पिता छोटे छोटे हैं, बेटा बड़ यहाँ पे क्या लंबा पैदा, मतलब बेटा लंबा हो गया, और माता पिता लंबा है और उनसे जो संतान पैदा हुआ वो क्या हो गया, बौना हो गया, है ना। ये क्या हो गया, बौना हो गया। तो ये क्या हो गया, विविधता हो गया, है ना। माता पिता काला काला है, एकदम सांवले रंग के हैं, ठीक है, लेकिन उनसे जो संतान या संतान उत्पन्न हो रही है, चाहे लड़का चाहे लड़की, वो गोरा उत्पन्न हो रहा है। तो एकदम क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है ना। तो ये क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। तो यहाँ पे आपको जो चैप्टर का नाम है उसको तो बढ़िया से समझा दिए हम आपको कि वंशगति क्या होता है और विविधता क्या होता है। वंशगति वो होता है जो जनक में होता है, वो संतान में स्थानांतरित हो जाता है, वो वंशगति हो गया, ठीक है। और हर पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहेगा। और यहाँ पे आपको पता चल गया कि विविधता क्या होती है, कि विविधता वो होती है जो जनक में रहे वो संतान में ना रहे, उसका अपोजिट रहे, है ना। माता पिता करिए तो बेटा गोर, है ना। तो ये होता है विविधता। माता पिता का बाल, मान लीजिए कि पिताजी का आपका बाल उड़ गया, लेकिन एक संतान ऐसा भी होगा उसका बाल नहीं उड़ेगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, तो ये कहलाएगा हमारा विविधता। तो यहाँ पे इसी के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। और प्यारे बच्चों हम लोग जीनोटाइप, फिनोटाइप, प्रथम पीढ़ी, ये सब जितने भी है, एकल संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा है। तो प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं अपने मिशन की तरफ, और हमको क्या पढ़ना है, मेंडलवाद। और जितने भी प्यारे बच्चे हैं, जितने भी सारे बच्चे हैं, मेंडल की प्रभाविता के नियम को भी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, मेंडलवाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग को क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, मेंडलवाद यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। हम लोग को मेंडलवाद से प्यारे बच्चों स्टार्ट करना है। क्या से, मेंडलवाद से। चलिए सब चीज ठीक है बाबू, चलिए मेंडलवाद से स्टार्ट करना है। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों मेंडलवाद का। तो मेंडल जी के बारे में, एगो मेंडल वैज्ञानिक थे, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। और यही सब जानकारी तो पूछा गया था 2024 में, अंदर से एकदम पूछा गया था, एकदम डेफिनेशन में से पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मेंडलवाद की बात करें तो जन्म प्यारे बच्चों बात किया जाए तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये सब MCQ है प्यारे बच्चों,
ये एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। जन्म स्थान कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया देश के बूना शहर में इनका जन्म हुआ था। ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जितने भी बच्चे पीडीएफ नोट्स वाले हैं ना, पीडीएफ नोट्स इसका पहले ही डाल चुके हैं चैप्टर 5 का एप्लीकेशन पे, इसीलिए बोलते हैं कि ले लीजिए कोर्स, वहां पे क्या कीजिए प्यारे बच्चों, पढ़ के आइए, चाहे यहाँ से पढ़िए फिर वहां पे जाके पढ़िए, समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया देश के बूना शहर में हुआ था। परिवार की बात करें तो प्यारे बच्चों माली परिवार से इनका क्या था संबंध। माली क्या होता है, जो फूल माला बेचते हैं, इनसे इनका क्या था संबंध था। ठीक है, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। ये इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए है। प्यारे बच्चों की कब हुआ था जन्म, 22 जुलाई 1822 में हुआ था। ठीक है, इनका प्यारे बच्चों बूना ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ था। कहाँ पे, बूना शहर में ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ था। और ये क्या थे प्यारे बच्चों, माली फैमिली से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में कुछ कुछ जानकारियां जो है हम लोग को हासिल करनी पड़ेंगी प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग जानकारियां हासिल करते हैं। एक एक बच्चा यहाँ पे वीडियो को दबा के शेयर करेगा, क्योंकि ये प्यारे बच्चों जरूरी है हम लोग के लिए। ठीक है, चलिए देखिए पहला है कि आप देखिए बड़े होने पर ये ब्रून शहर के चर्च में क्या बने, पादरी बन गए। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि मेंडल क्या थे प्यारे बच्चों, तो मेंडल एगो पादरी थे। पहले क्या थे, एगो चर्च में पादरी बने थे। याद रखना है कि मेंडल जी पहले क्या थे प्यारे बच्चों, एगो चर्च में पादरी बने थे। यानी याद रखना है कि बड़े होने पर जो ब्रून में जहाँ पे उनका जन्म हुआ था उसी शहर में ये क्या बन गए, चर्च के पादरी बन गए। ठीक है, उन्होंने मटर के पौधे पे लगभग 7 वर्षों तक प्रयोग किया। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि मटर के पौधों पे मेंडल ने कितने वर्षों तक प्रयोग किया था, 7 वर्षों तक प्रयोग किया था। कब से कब तक किया था, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे नोट कीजिए कि यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे नोट कीजिए कि कब से कब तक किया था। तो 1856 से 1863 ईस्वी तक प्यारे बच्चों 7 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था, इस पे कार्य किया था। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अगला देख लीजिए कि आप देखिए मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए पीसुम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सटिवम होता है। ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये तो उतना नहीं पूछा जाता है। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगला क्या है कि 1865 में इन्होंने अपने प्रयोग से निष्कर्षों और यहाँ आप देखिए उपलब्धियों को ब्रूना शहर के, यहाँ आप देखिए ब्रूना शहर के यहाँ देखिए नेचुरल, यहाँ देखिए हिस सोसाइटी में क्या किया था, प्रस्तावना किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगला क्या है कि 1884 में ग्रेगर जॉन मेंडल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि इनकी मृत्यु के 16 वर्ष के बाद भी, यानी यहाँ देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कि 1884 यानी 16 वर्ष बाद जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1900 में 3 अलग अलग देश के वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियम को पुनः क्या किया था, खोज निकाला था। ठीक है, मतलब जो 16 साल बाद है, मेंडल के मरने के बाद 16 साल बाद भी 3 देशों के वैज्ञानिक, अलग अलग देशों के वैज्ञानिक थे, उन्होंने मेंडल के नियम को क्या किया था प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए पुनः खोज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक, देखिए सभी बच्चों को समझ में आ गया। सबसे पहले इन पे चर्चा किया जा रहा है कि मेंडलवाद क्या है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि मेंडल का जन्म बता दिए कि ब्रूना शहर में ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये चर्च के पादरी थे। ठीक है, ये सब सारी चीजें हमने बता दिया कि मटर के पौधे पे उन्होंने 7 वर्षों तक अध्ययन किया था। ठीक है, और कब से कब तक किया था, 1856 से 1863 तक किया था। ठीक है, उसके बाद से जब यहाँ पे 1886 में क्या हो जाती है, 1800 प्यारे बच्चों क्या यहाँ पे याद रखना है कि 1800 कितना 65 में, या सॉरी 84 जो होता है, 1884 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु होने के बाद भी 3 देशों के अलग अलग वैज्ञानिकों ने 16 साल तक क्या किया, इस पे अध्ययन किया और प्यारे बच्चों उसका क्या किया, खोज निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में इतना रखना है। अब देखिए ये इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए, तो ये फटाफट से जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं फटाफट नोट कीजिए आप लोग, सभी क्वेश्चन सभी पॉइंट नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब चलिए, मेंडल द्वारा मटर के पौधों को क्यों चुना गया, ये भी क्वेश्चन आता है बाबू बार बार कि मेंडल द्वारा मटर के पौधों को क्यों चुना गया, मेंडल द्वारा मटर के पौधों को क्यों चुना गया, ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि मेंडल द्वारा मटर के पौधों को क्यों चुना गया। अब बताइए मेंडल द्वारा मटर के पौधों को क्यों चुना गया। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट देखिए, ये पहला पॉइंट है, ये क्या है बाबू, पहला पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा चेला, क्योंकि बहुत अच्छा आपको तैयारी करवाया जा रहा है, तो आप कर लीजिए, आपके पास चांस है अभी भी। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि मेंडल द्वारा मटर के पौधों को यहाँ पे चयन क्यों किया गया, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, ये क्या है, हमारा दूसरा पॉइंट है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, ये हमारा क्या है, चौथा पॉइंट है,
5वां पॉइंट और ये 6ठा पॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए एक एक पॉइंट को हम आपको बताते हैं, ठीक है, कि एक एक पॉइंट क्या है। तो मेंडल द्वारा मटर के पौधों को आखिर क्यों चुना गया, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको जवाब क्या देना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन किया। किस लिए किया, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे इसको फिर से कर देते हैं यहाँ से। मेंडल ने अपने मटर के चयन का प्रयोग किया, ये तो हमारा पॉइंट हो गया। यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये क्या है, दूसरा नहीं है ना, ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट, ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये 5वां पॉइंट, ठीक है। मटर एक वर्षीय पौधा होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या लगाइएगा बाबू, मटर एक क्या होता है, मटर क्या होता है, एक वर्षीय पौधा होता है ना, इसलिए इसका चयन किया गया। यहाँ पे याद रखिएगा, मटर क्या होता है, एक वर्षीय पौधा होता है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है और प्यारे बच्चों हर साल प्रयोग के परिमाण में प्यारे बच्चों इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला तो उन्होंने कारण बताया कि मटर के पौधों का उपयोग उन्होंने क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि मटर क्या होता है, एक वर्षीय पौधा होता है और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इसे आसानी से उगाया जा सकता है और ये हर साल प्रयोग के परिमाण में प्यारे बच्चों क्या किया जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया। और दूसरा यहाँ पे बताया कि मटर के पौधों में ज्यादा फल व फूल होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि मटर के पौधों में क्या है, ज्यादा फल व फूल होता है, ठीक है। पहला तो एक वर्षीय पौधा होता है और दूसरा उन्होंने क्या कारण बताया कि जो मटर का पौधा होगा ना उसमें ज्यादा फूल और फल होगा, ठीक है, जिससे बीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों क्यों क्या कर सकते हैं, जिससे बीजों को प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, बोलते हैं कि वो जिससे हम क्या बीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये दूसरा उन्होंने प्यारे बच्चों बताया कारण, ठीक है। और प्यारे बच्चों उन्होंने ये भी बताया कि और इसे छोटे यहाँ देखिए स्थानों पर भी इसे हम उगा सकते हैं, तो ये कारण बताया। फिर देखिए मटर के फूल द्विलिंगी होते हैं। तीसरा कारण जो होता है उन्होंने बताया कि जो मटर के फूल होते हैं क्या होते हैं, ये द्विलिंगी प्रकृति के होते हैं, यानी उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। ये भी आपको यहाँ से मिल गया। इस कारण से क्या होते हैं, स्वपरागण होते हैं। यानी क्या होता है, जब द्विलिंगी हो गए तो स्वपरागण की क्रिया क्या होगी, क्या होता है, किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के पुष्प के किसी वतिकाग्र तक पहुंच जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये द्विलिंगी पौधा होता है, इसके कारण इसमें क्या होता है, स्वपरागण की क्रिया होती है। ये भी बताया किसने, मेंडल ने। और ये इसलिए बताया, मतलब बताया है कि हमने मटर के ही पौधों को क्यों चुना, इसको इन्होंने बताया है। अब देखिए इसमें अनेक यहाँ देखिए विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। विपरीत लक्षण जैसे बौनापन, छोटापन, ये सब जितने भी होते हैं अनेकों लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे याद रखना है कि इसमें विपरीत लक्षण जो होते हैं पाए जाते हैं। दूसरा, मटर के फूलों में कृत्रिम विधि से परागण आसानी से करा सकते हैं। ये प्यारे बच्चों 5वां रीजन यहाँ पे दिया था। तो ये आपको समझ में आ गया कि मेंडल ने, अगर आपसे पूछेगा कि मेंडल ने मटर के पौधों का चयन आखिर क्यों किया, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये क्यों किया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो फटाफट से जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जितने भी बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, फटाफट से इसको नोट करेंगे, ठीक है, जल्द जल्दी नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। अब अगला यहाँ पे प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जामों में भरा पड़ा है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है और आपको आज समझ में भी आएगा और आज आप खुश होके जाएंगे ये क्लास करके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मेंडल के नियम या अनुवांशिक नियम, है ना, मेंडल का नियम या अनुवांशिकता का नियम बोला जाता है। यानी अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों इनके प्रथम नियम को देखते हैं जिसका नाम क्या है, प्रभाविता का नियम, कि जब दो विपरीत लक्षणों में, या प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, जब दो आपस में समान में, जब इन्होंने क्या करा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको याद रखना है क्रॉस करा है। अभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, आप लोग ध्यान से पहले डेफिनेशन पढ़िए कि पहला जो नियम है जिसको बोला जाता है प्रभाविता का नियम, पहला जो नियम है बाबू इसको क्या बोला जाता है, सभी बच्चे ध्यान में देंगे कि पहले नियम को बोला जाता है प्रभाविता का नियम, ठीक है। पहला जो नियम है प्यारे बच्चों इसको क्या कहा जाता है, मेंडल के पहले नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाता है, ठीक है। और इस नियम में क्या है कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षण वाले जीवों के बीच,
जब प्यारे बच्चों क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो क्या करता है, इसमें लंबापन अपने प्रभाव को दर्शाता है लेकिन बौनापन अपने प्रभाव को नहीं दर्शाता है। वहीं जबकि पृथक्करण का जो नियम है इनमें, उसमें क्या होता है, लंबापन अपने प्रभाव को तो दर्शाता है लेकिन दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, बौनापन भी अपने प्रभाव को दर्शाने लगता है। ठीक है, तो यही फर्क होता है। और प्यारे बच्चों आज के बाद से मेंडल का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं आने वाला है, हम आपको गारंटी देते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि मेंडल के, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रभाविता का नियम क्या है, तो मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है, आपको याद रखना है कि जब दो अलग अलग उपलक्षणों के साथ संकरण कराया जाता है, आप लोग लिखिएगा कि जब दो अलग अलग, यहाँ पे जब दो अलग अलग, प्यारे बच्चों अगर आपसे बोला जाए कि उपलक्षणों के बीजों मतलब जीवों के बीच क्या कराया जाता है, प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभाव की लक्षण दिखाई देती है, जबकि प्यारे बच्चों दूसरी पीढ़ी में, मतलब यानी कहने का मतलब प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभाव की लक्षण दिखाई देती है। इसी प्रभाव को हम लोग क्या करते हैं, प्यारे बच्चों याद रखना है कि प्रभावता का नियम। नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो हम आपको समझाएंगे ना। तो अगर आपको पूछेगा कि मेंडल के प्रभावता का नियम क्या है, तो आपको याद रख लेना है कि मेंडल के प्रभावता का नियम क्या होता है, तो जब दो अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो क्या करता है, इसमें जो लंबापन है वो अपने प्रभाव को दर्शाता है, जबकि बौनापन अपने प्रभाव को नहीं दर्शाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रभाविता का नियम बोलते हैं। तो ये प्यारे बच्चों एकदम सिंपल सा सरल सा डेफिनेशन हो गया। चाहे तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जब अलग अलग जोड़ी यानी उपलक्षणों के जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभाव की लक्षण दिखाई देती है, यानी लंबापन का सिर्फ लक्षण दिखाई देगा, प्रभाव का लक्षण दिखाई देगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रभावता का नियम कहेंगे। जैसे प्यारे बच्चों इसमें क्या किया जाता है कि दो अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों को, तो प्यारे बच्चों ये मान लीजिए कि लंबापन में, बौनापन और बौनापन में हमने क्या करा, संकरण कराया। संकरण कैसे होता है चला, ये ने हमने आपको बता दिया है कि ये पहला टी के इसके साथ किया जाता है, फिर इसी टी का फिर इस टी के साथ किया जाता है। फिर यहाँ पे जब इसका कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्मॉल टी हो जाएगा। हमने ये संकरण करा दिया। ठीक है, इधर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले देखिए फिर से संकरण कराते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा, सभी बच्चों से बता रहे हैं, समझ लीजिएगा। ये क्या है, लंबापन है, ये शुद्ध लंबेपन को दर्शाता है, ये शुद्ध बौनेपन को। क्योंकि क्या बोला जा रहा है कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों के साथ, ये अलग उपलक्षण है, ये बौनापन है, और यहाँ पे ये सॉरी ये लंबापन है, ये बौनापन है, अलग अलग उपलक्षण है, इनके बीच हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कैसे होता है, संकरण कैसे होता है कि इस टी का पहले इस टी के साथ कराएंगे तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, टी टी, यानी एगो बड़का टी बनेगा, एगो छोटका टी बनेगा। ठीक है, उसके बाद से क्या, इसी टी का कराएंगे किसके साथ, इस टी के साथ, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, एगो बड़का टी बनेगा, एक छोटका टी बनेगा। ठीक है, अब क्या कराएंगे, इसका तो काम खत्म हो गया। अब जो हम कराने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, अब क्या कराएंगे, याद रखिएगा कि इस टी का फिर इस टी के साथ कराएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ठीक है ना, बनेगा ना। फिर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसी टी का फिर इस टी के साथ संकरण कराएंगे तो ये भी क्या बनेगा, ये भी हमारा एक बड़का टी एक छोटका टी बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें केवल लंबापन, ये जो है ना लंबापन, ये अपने प्रभाव को दर्शा रहा है, यानी बौनेपन के प्रभाव को ये क्या कर दे रहा है, दबा दे रहा है। प्रभावता के नियम में प्यारे बच्चों क्या होता है, जो लंबापन होता है क्या होता है, बौनेपन को क्या करता है, बौनेपन के प्रभाव को दबा देता है। ये जो बौनापन है ना छोटा टी, इसके प्रभाव को दर्शा यहाँ पे क्या कर रहा है, दबा दे रहा है। इसमें सिर्फ क्या होता है, लंबेपन के अपने प्रभाव को क्या करता है, दर्शाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रभावता का नियम बोलते हैं। समझ में रखिएगा कि जब अलग अलग उपलक्षण वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो हमने अलग अलग उपलक्षण ले लिया, इनके बीच जब हमने संकरण कराया तो इसमें आपको क्या मिला कि सिर्फ इसमें लंबापन अपने प्रभाव को दर्शा रहा है। यहां पे क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, लंबापन अपने प्रभाव को दर्शाता है। इसमें क्या होता है, लंबापन अपने प्रभाव को दर्शाता है तथा बौनेपन को क्या करता है, ये उसके प्रभाव को दबा देता है। इसमें जो भी दिखेगा आपको लंबापन अपने प्रभाव को दर्शाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि मेंडल के
क्या बोलेंगे, प्रभाविता का नियम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एक बार बताइए कि मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है, कि जब दो अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, यानी सिर्फ क्या होगा, इसमें लंबेपन अपने प्रभाव को दर्शाएगा और बौनेपन क्या करेगा, बौनेपन के प्रभाव को ये दबा देता है, ओनली लंबेपन अपने प्रभाव को दर्शाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो मेंडल का प्रथम नियम यानी मेंडल का प्यारे बच्चों प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे संकरण भी कराए और प्यारे बच्चों आपको ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि पृथक्करण का नियम क्या है मेंडल का। ठीक है, अब प्यारे बच्चों समझिए कि मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या है। ठीक है, जो द्वितीय नियम भी कहा जाता है मेंडल का। ठीक है, मेंडल के द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है, तो आप बोलेगा कि मेंडल के द्वितीय नियम को सर पृथक्करण का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल 100% है। पृथक्करण के नियम में क्या होता है कि आप लोग लिखिएगा कि जब हमने प्रथम पीढ़ी में किया, यानी मेंडल के प्रभाविता के नियम में जब दो अलग अलग उपलक्षणों को के साथ संकरण कराया तो प्यारे बच्चों उसमें प्यारे बच्चों लंबेपन अपने प्रभाव को दर्शाया। लेकिन इसमें जब प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, पहले दूसरी पीढ़ी में, यहाँ आप देख लीजिए कि उस दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, प्रभाव में क्या होता है, अप्रभावी दोनों लक्षण क्या होते हैं प्यारे बच्चों, दिखलाई देने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़िए ताकि आपको समझ में आए, बिना डेफिनेशन पढ़े आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों जीवों के बीच संकरण कराती हैं तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 में क्या होता है, केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। ये तो प्रभाविता का नियम लिखा हुआ है। अब देखिए, लेकिन जब दूसरी यानी F2 में, जब दूसरी यानी F2 में प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, जब दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसमें दोनों डेफिनेशन छिपा हुआ है, इसमें दोनों डेफिनेशन है। पहला इसमें आपको सिंपल सा लिखना है, जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखिएगा कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों के बीच, तो हमने प्यारे बच्चों क्या किया, एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों के बीच हमने संकरण कराया। तो प्यारे बच्चों कैसे कराया था, ये हमारा F1 पीढ़ी है। मान लीजिए क्या F1 पीढ़ी में हमने क्या कराया, दो अलग अलग उपलक्षणों के बीच, यहाँ पे tt और यहाँ पे क्या लिया हमने स्मॉल tt। अब इनके बीच हमने क्या कराया था बाबू, हमने आपको बताया कि जब इन दोनों के बीच हमने संकरण कराया है ना, कुछ इस प्रकार हमने संकरण कराया है ना, कुछ इस प्रकार हमने संकरण कराया तो हमको प्यारे बच्चों F1 पीढ़ी में क्या मिला, F1 पीढ़ी में क्या मिला, t और स्मॉल t मिला। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर t फिर स्मॉल t मिला, फिर t फिर क्या मिला, स्मॉल t, और फिर t और फिर t हमको स्मॉल t मिला। तो ये F1 पीढ़ी में प्यारे बच्चों इसमें क्या हो रहा है, लंबापन अपने पर, यहाँ पे क्या याद रखिएगा, लंबापन क्या कर रहा है, अपने प्रभाव को दर्शा रहा है। इसमें क्या कर रहा है बाबू कि लंबापन क्या कर रहा है, अपने प्रभाव को दर्शा रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों फिर बोला जा रहा है, लेकिन दूसरी पीढ़ी में, लेकिन प्यारे बच्चों फिर बोला जा रहा है कि पृथक्करण में क्या होता है कि जब फिर हम दूसरी पीढ़ी में जाते हैं यानी F2 पीढ़ी में जाते हैं और प्यारे बच्चों फिर इनका क्या करते हैं कि एगो लंबापन और एगो बौनापन, ठीक है, और प्यारे बच्चों फिर एगो लंबापन और एगो फिर बौनापन, इनके बीच जब हम संकरण कराते हैं, याद रखिएगा, जब हम इनके बीच जब संकरण कराएंगे तो टी का संकरण टी के साथ, तो हमने क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पे नीचे लिखने दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दिया, जब टी का संकरण यहाँ पे देखिए टी क्या कराया टी के साथ, तो कैपिटल टी हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, फिर इसी टी का किसके साथ, स्मॉल टी के साथ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों फिर किसका कराएंगे, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, फिर इस टी स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो प्यारे बच्चों कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों फिर जब इस स्मॉल टी को कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल टी आया। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिला, यहाँ पे आपको देखने के लिए ये मिला कि जब दूसरी पीढ़ी में हमने यानी F2 में प्यारे बच्चों यहाँ पे लंबापन बौनेपन और लंबापन बौनेपन को हमने क्या करा, जब इनके बीच में हमने जब संकरण कराया तो क्या हुआ, इसमें प्यारे बच्चों तीन गो लंबापन तो दिखला ही रहा है, लेकिन एक छोटापन अपने प्रभाव को क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, को बौनापन भी अपने प्रभाव को दर्शा रहा है। लेकिन F1 पीढ़ी में क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ लंबापन ही अपने प्रभाव को दर्शा रहा है, सिर्फ लंबापन ही अपने प्रभाव को दर्शा रहा है। लेकिन जब हम द्वितीय पीढ़ी में आते हैं, F2 में आते हैं और इसका जब संकरण कराते हैं तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें तीन गो लंबापन तो दर्शा रहा है, साथ में एगो बौनापन भी प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, ये बौनापन भी अपने प्रभाव को दर्शा रहा है।
क्या कर रहा है, बौनापन भी अपने प्रभाव को दर्शा रहा है। याद रखना है क्या कर रहा है कि बौनापन भी अपने प्रभाव को दर्शा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दो नियम पूरा दिमाग में फिट हो गया होगा कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है कि दो अलग अलग उपलक्षणों के साथ जब हम संकरण कराते हैं तो क्या होता है, उसमें लंबापन अपने प्रभाव को दर्शाता है, जबकि बौनापन प्रभाव को क्या कर देता है, दबा देता है। तो यहाँ पे हमने F1 में कराया तो सिर्फ लंबापन यहाँ पे अपने प्रभाव को दर्शाया है ना, और बौनेपन के प्रभाव को नष्ट कर दिया। इसमें एक भी बौनापन दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम F2 पीढ़ी में आते हैं और जो शुद्ध लंबापन और शुद्ध बौनापन को आपस में जब हम संकरण कराते हैं तो इसमें प्यारे बच्चों 3 गो लंबापन अपने प्रभाव को दर्शाता है, लेकिन एक जो है हमारा बौनापन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने प्रभाव को दर्शा रहा है। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पृथक्करण का नियम कहेंगे। बाबू समझ में आया, एक बार बताइएगा। दो नियम आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार बता दीजिएगा। चलिए सभी बच्चे बोले यस सर जी आया। चलिए अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं फटाफट से नोट कीजिए। यहाँ पे जल्दी नोट कीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट से नोट कीजिए, क्योंकि आगे भी अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अब देखिए अगला है, अगला क्या पढ़ना है बाबू हम लोग को, अगला जो पढ़ना है याद रखना है कि स्वतंत्रता, यहाँ आप देखिए अपहरण का नियम क्या है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो मेंडल का नियम है, स्वतंत्रता अपव्यय का नियम क्या है, तो जब दो यहाँ देखिए जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक रूप से प्यारे बच्चों क्या होते हैं, पृथक्करण यहाँ देखिए स्वतंत्र रूप से होता है। तो बाबू सही बात है, जब दो अलग अलग जोड़ी उपलक्षणों वाले जीवों के बीच जब हमने क्रॉस करवाया, यानी F2 पीढ़ी में जब क्रॉस करवाया, जब हमने प्यारे बच्चों पृथक्करण के नियम में हमने क्रॉस करवाया, तो हमने जब पृथक्करण के नियम में क्रॉस कराया प्यारे बच्चों, तो हमने क्या देखा कि इसमें शुद्ध बौनापन भी अपने मतलब प्रभाव को दर्शा रहा है, और शुद्ध लंबापन यानी शुद्ध लंबापन भी अपने प्रभाव को दर्शा रहा है, और शुद्ध बौनापन भी अपने प्रभाव को दर्शा रहा है ना। ये हमने पृथक्करण के नियम में पढ़ा। तो यही चीजें यहाँ पे बोली जा रही है कि स्वतंत्रता अपव्यय का जो नियम है कि जब दो जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच जब हमने क्रॉस करवाया तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, शुद्ध उसमें क्या हुआ प्यारे बच्चों, स्वतंत्र रूप से प्यारे बच्चों दोनों अपने लक्षणों को यानी लंबापन भी और बौनापन भी दोनों क्या किए, अपने लक्षणों को प्यारे बच्चों दर्शाया। अर्थात एक लक्षण की वंश गति दूसरे लक्षण के वंश गति को प्यारे बच्चों प्रभावित नहीं किया। यानी प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा कि यानी एक लक्षण की जो वंश गति है ना, दूसरे लक्षण के वंश गति को क्या किया, प्रभावित नहीं किया। जबकि F1 पीढ़ी में क्या किया था प्यारे बच्चों, जो लंबापन था सब बौनेपन के प्रभाव को दर्शा रहा, मतलब क्या कर दे रहा था, दबा दे रहा था, यानी खुद अपनेपन को दर्शा रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता अपव्यय का नियम में क्या बोल रहा है कि शुद्ध बौनापन अपने शुद्ध लंबापन तो अपने को दर्शा रहा है, लेकिन शुद्ध बौनापन भी स्वतंत्र रूप से अपने आप को क्या कर रहा है, ये दर्शा रहा है, दिखा रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आपको याद कर लेना है कि स्वतंत्रता अपव्ययता का नियम। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये नियम क्या है, कि ये नियम ये बोल रहा है कि जब हमने प्यारे बच्चों दो अलग अलग उपलक्षणों के साथ जैसे शुद्ध बौनापन शुद्ध लंबापन को हमने जब क्रॉस कराया तो इसमें क्या हुआ, दोनों जो पीढ़ियां थी है ना, जैसे बौनापन भी अपना खुल के प्रभाव को दर्शाया, लेकिन लंबापन भी अपने पूरा क्या किया, खुल के प्रभाव को दर्शाया, और बौनापन जो था वो भी क्या किया, अपने खुल के प्रभाव को दर्शाया है ना। यहाँ पे आपने देखा कि पूरा लंबापन भी अपने प्रभाव को दर्शाया, तो ये किया 3 गो लंबापन अपने पूरा प्रभाव को दर्शा रहा है, लेकिन ये 2 गो छोटका टी है ये भी खुल के अपना पूरा एकदम नहीं बोला जाता है कि किसी के दबाव में नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दबाव में आ रहा है, तो ये बौनापन लंबापन क्या कर रहा है, इस बौनेपन को दबा दे रहा है ना। तो इसमें सिर्फ लंबापन अपने प्रभाव को दर्शाता है, इसमें भी क्या कर रहा है कि इसमें बौनापन को दबा दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल टी है यानी बौनापन ये क्या हो रहा है, ये खुल के अपने क्या कर रहा है, सामने आ रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में प्यारे बच्चों वही लिखा हुआ है कि अर्थात एक लक्षण की वंश गति दूसरे लक्षण की वंश गति को प्रभावित क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता अपव्ययता का नियम बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्रॉस करवा चुका है, आपने देख लिया, फटाफट से ये हमने पीछे भी क्रॉस करवाया है, आप इसको लिख भी सकते हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया, तीनों नियम आपको समझ में आ गया होगा 100% है, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रभावित, यहाँ पे देखिए पूर्ण प्रभाविता क्या है ना। यहाँ पे देखिए अगर बोला जाए कि इनकम्प्लीट अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट, यहाँ पे देखिए डोमिनेशन क्या है ना। अगर आपसे बोला जाए इनकम्प्लीट यानी इनकम्प्लीट
डोमिनेशन, अगर यहाँ आप देखिए अपूर्ण अप्रभाविता क्या है, अगर ये आपसे पूछता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? अपूर्ण अप्रभाविता क्या है? चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि अपूर्ण अप्रभाविता आखिर होता क्या है। ठीक है, अपूर्ण अप्रभाविता की बात करें तो अपूर्ण अप्रभाविता की खोज यहाँ आप देखिए, यहाँ देख कार्ल कोरलेनस नामक, यहाँ पे याद देखिए करेंसन, सॉरी कार्ल करेंसन नामक वैज्ञानिक ने गुलाब, यहाँ देखिए गुलाब बसा के पौधों में किया था। ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक जानकारी नोट कीजिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग सबसे पहले यहाँ पे जानकारी नोट कीजिए कि प्रभाविता, यहाँ देखिए अपूर्ण अप्रभाविता की खोज के किसने किया था? कार्ल करेंसन नामक वैज्ञानिक ने, यहाँ पे याद रखिएगा गुलाब बसा के पौधों में की थी। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, अपूर्ण अप्रभाविता का सबसे मुख्य पॉइंट है, जहाँ पे पॉइंट है वहां पे हम क्या कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों? लकीर पार दे रहे हैं। अब देख गुलाब, यहाँ देख गुलाब बसा पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिराबिलियस, यहाँ आप देखिए जलापा, याद रखना है किसका नाम। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है तो ध्यान में रखना है। क्या अगर आपसे बोला जाए कि गुलाब बसा पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यहाँ पे याद रखना है कि मिराबिलिसा जलापा इसका नाम है। अब यहाँ पे इसको नाम लिख देते हैं, जैसे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा, ये हमारा फोर्थ हो गया, ये हमारा फिफ्थ हो गया। ठीक है, ये फिफ्थ नहीं है, ठीक है, फोर्थ हो गया। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये कर लिया। जब दो अलग अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में ना तो प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, याद रखना है, ये शब्द नहीं है ना, ध्यान में रखिएगा, सॉरी, पहले इसको हम ऐसे देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जब दो अलग अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में तो ना तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य यहाँ देखिए लक्षण क्या होते हैं? दिखलाई देते हैं। तो ये क्या होता है? अपूर्ण अप्रभाविता है, प्रभाविता नहीं है, अपूर्ण अप्रभाविता है। तो ये आपको याद कर लेना है कि अपूर्ण अप्रभाविता क्या है। ये प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है कि पॉइंट क्या है कि अपूर्ण अप्रभाविता की खोज यहाँ पे किसने किया था? तो कार्ल यहाँ पे करेंसन नामक वैज्ञानिक ने गुलाब बसा पौधों में किया था। गुलाब बसा पौधों का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिराबिलिस, यहाँ पे देखिए जलापा इसका नाम है। और यहाँ पे लिखना है कि जब दो अलग अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में ना तो प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं ना अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य यहाँ पे क्या है? वो लक्षण दिखाई देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ पे पूछा जाता है लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या होता है? सहलंगता, याद रखना है। लिंकेज का मतलब क्या होता है? सहलंगता होता है प्यारे बच्चों। सहलंगता क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ये सहलंगता आखिर क्या होती है। सहलंगता क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर तथा दूसरे के पास, यहाँ देखिए पास क्या हो? स्थित हो, लेकिन स्वतंत्रता अवयव नहीं दर्शाए बल्कि साथ साथ क्या हो जाए प्यारे बच्चों? वंशानुगत रहे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सहलंगता कहते हैं। और यही आपको प्यारे बच्चों क्या करना है? याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग याद रखिएगा कि सहलंगता क्या है कि जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर, जब दो या दो से अधिक जीन क्या हो? एक ही गुणसूत्र पे हो, एक दूसरे के पास पास हो, लेकिन प्यारे बच्चों क्या है? ये स्वतंत्रता अपयूनता नहीं दर्शाता हो, है ना, ये नहीं दर्शाता है। तो इसके साथ साथ प्यारे बच्चों क्या करता है? वंशानुगत होता है, यानी वंश दर वंश ये बढ़ता रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। चलिए अगला देख लीजिए कि उत्परिवर्तन क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उत्परिवर्तन की बात किया जाए प्यारे बच्चों, उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन क्या होता है? तो शरीर के अंदर अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। शरीर के अंदर अचानक कोई प्यारे बच्चों परिवर्तन हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों उत्परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, आपको याद कर लेना है, यह याद रखना है कि शरीर के अंदर अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। यदि क्रिया डीएनए तथा जीन में होता है, मतलब होने वाले रासायनिक परिवर्तन के द्वारा यह होता है। अब ये जो अचानक होता है क्यों होता है? क्योंकि यह क्रिया डीएनए तथा यहाँ देखिए जीन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ये क्या होता है प्यारे बच्चों? होने लगता है। शरीर के अंदर अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। और यह जो क्रिया होती है डीएनए तथा जीन में होने वाले रासायनिक उत्परिवर्तन के द्वारा होता है। ठीक है, उत्परिवर्तन प्यारे बच्चों मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है ना, यानी गुणसूत्र के अंदर होगा, और दूसरा क्या होगा? जीन उत्परिवर्तन होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है? तो गुणसूत्र में उपस्थित जीनों के मध्य होने वाले उत्परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं।
ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि गुणसूत्र में उपस्थित जीनों के मध्य यानी गुणसूत्र में उपस्थित जीनों के बीच होने वाले जो भी उत्परिवर्तन होंगे प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे आता है क्या, जीन उत्परिवर्तन। तो जीन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखिए कि जीन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। तो डीएनए तथा आरएनए की रासायनिक संरचना में होने वाले परिवर्तन के जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। अगर जीन की बात की जाए तो डीएनए और आरएनए में जो भी परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। डीएनए में और आरएनए में, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो भी उत्परिवर्तन होता है, इसकी रासायनिक संरचना में जो भी परिवर्तन होता है उसी को हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। इस उत्परिवर्तन से सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोमोस संबंधित रोग है जिसमें प्यारे बच्चों क्या होता है, आरबीसी का जीवन साल कितना होता है, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 डे का होता है, आपको पता है ना। लेकिन जिसको भी सिकल सेल एनीमिया हो जाता है इसमें आरबीसी कितना दिन तक जीता है, तो प्यारे बच्चों 10 से 20 दिन तक ये क्या रहता है, 10 से 20 मतलब दिन तक ये क्या रहेगा, जीवित रहेगा। ये क्या रहता है, इतना दिन तक क्या रहता है, जीवित रहता है नॉर्मल में, इतना में नॉर्मल में रहता है। लेकिन ये जिसको सिकल सेल एनीमिया हो गया इतना ही दिन तक जीवित रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जीन उत्परिवर्तन क्या है, तो डीएनए तथा आरएनए की रासायनिक संरचना में होने वाले उत्परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो सिकल सेल मतलब कहने का मतलब जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। इस उत्परिवर्तन से सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। ठीक है, अब देखिए वर्णता क्या है। वर्णता अगर आपसे बोला जाए कि वर्णता क्या है, तो वर्णता एगो क्या है, यौन संबंधित गुण है। क्या है, आपको लिखना है कि वर्णता एक क्या है प्यारे बच्चों, वर्णता एक, याद रखना है कि वर्णता एक यौन संबंधित गुण है। क्या है, एक यौन संबंधित गुण है। इसमें रोगी को क्या होता है, लाल और हरा रंग की पहचान नहीं होती है। तो ये भी साथ में आपको लिखना है कि वर्णता एक क्या है प्यारे बच्चों, लिखना है कि एक यौन संबंधित गुण है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है, जो रोगी जो होंगे ना इसके पेशेंट, इसमें क्या होता है, उसमें लाल और हरे रंग की व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। यानी लाल रंग और हरा रंग उसके सामने लाइएगा तो उसको पहचान ही नहीं कर पाएगा कि ये कौन सा लाल कलर है, कौन सा हरा कलर है। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णता कहते हैं। इसे प्रोटीन दोष या लाल हरा या आप देखिए अंधापन भी कहते हैं। ठीक है, इसे प्रोटीन दोष भी कहा जाता है, यहाँ पे याद रखने की प्रोटॉन दोष भी कहा जाता है, तथा इसे क्या कहा जाता है, लाल और हरा अंधापन। यानी लाल और हरा देखिएगा ना तो उसको सब काला दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगला है कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया प्यारे बच्चों हमने आपको बता दिया कि हीमोफीलिया, एक बार और भी हमने आपको बताया था कि हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि इसमें रक्त का जो थक्का बनता है ना, नॉर्मल जो आदमी होता है, मान लीजिए हमारा ही है, तो हमारा कहीं पे अचानक से कट गया, चाहे चोट लग गया, तो वहाँ से खून निकलने लगता है। फिर क्या होता है, कुछ देर खून निकलेगा, फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा ब्लड वहीं पे जम जाएगा और खून क्या होगा, वहाँ पे रक्त का जो स्राव होगा बंद हो जाएगा। लेकिन जिसको भी हीमोफीलिया होता है प्यारे बच्चों, जिनको भी हीमोफीलिया होता है, और ये क्या होता है, वंशगति वाला रोग होता है। अगर आपको है तो आपके संतान को होगा ही, है ना, अगर आपके पापा को है तो आपको भी होगा। और हीमोफीलिया जो क्या होता है प्यारे बच्चों, किसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। और जो याद रखना है कि अगर किसी हीमोफीलिया वाले आदमी को कट गया या चोट लग गई तो वहां पे क्या होगा, ना रक्त का थक्का बनेगा, ना वहां से रक्त प्यारे बच्चों क्या होगा, रुकेगा। वो रक्त का स्राव चलता ही रहेगा और ऐसे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वैसे जिसको भी हीमोफीलिया होता है उसको क्या किया जाता है, एकदम उसको बचा के रखा जाता है कि कहीं पे चोट ना लगे, ना कहीं पे खरोच लगे, ना कहीं पे कटे। क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, हम लोग का अगर कहीं पे कट जाता है तो वहाँ पे रक्त का थक्का बनेगा और क्या होगा, वहाँ से रक्त रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसको भी हीमोफीलिया होगा, अगर चोट लग गया, कट गया, तो वो क्या होगा प्यारे बच्चों, वहाँ पे रक्त का थक्का बनेगा ही नहीं, वो रक्त निकलता ही चला जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होती है, इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना है कि यह जो रोग है सर्वप्रथम यूरोप की महिला, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ देखिए महारानी, यहाँ देखिए विक्टोरिया का हुआ था। विक्टोरिया आप लोगों ने सुना होगा नाम। और विक्टोरिया को क्या था, यूरोप की जो महिला थी प्यारे बच्चों, महारानी थी, उनको ये हीमोफीलिया था। विक्टोरिया आप लोगों ने नाम सुना होगा, विक्टोरिया रानी जो कलकत्ता में है, विक्टोरिया पार्क, है ना। तो उनको क्या था, हीमोफीलिया था, ये आपको याद रखना है। एक रक्त यहाँ देखिए संबंधित रोग है ये। इस रोगी में व्यक्ति को चोट लग जाने के बाद खून बहना क्या होता है, बंद नहीं होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों ऐसे व्यक्ति में रक्त का थक्का बनने वाला जो प्रोटीन होता
होता है जिन उत्परिवर्तन के कारण अनुपस्थित होता है। यानी जिस प्रोटीन से हमारा रक्त का थक्का बनता है ना, जिससे रक्त का थक्का बनता है, खून जम जाता है, वहां पे ब्लड हमारा रुक जाता है, वो इन लोगों के पास प्रोटीन होता ही नहीं है, ना थक्का बनता है, वो क्या होता है प्यारे बच्चों ऐसे ही बहता रहता है। ठीक है, यह रोग प्रायः पुरुष में ही पाया जाता है और प्यारे बच्चों इसे रक्त स्राव में रोगी, प्यारे बच्चों क्या होता है, इसे रक्त स्रावण रोग भी कहा जाता है। यानी खास करके ये पुरुषों में पाया जाता है। लेकिन ये पहले किसको हुआ था, तो ये विक्टोरिया महारानी थी कलकत्ता की, मतलब सॉरी कलकत्ता में इनका तो स्टैचू है, पार्क है। यानी ये कहाँ की थी, तो यहाँ पे याद रखना कि यूरोप की महारानी थी विक्टोरिया, इनको सबसे पहले यह हुआ था। चलिए अब देखिए कि मनुष्यों में गुणसूत्रीय विकरण है ना, विकार, यानी मनुष्यों में गुणसूत्र के कारण कौन कौन सा होता है प्यारे बच्चों, डाउन सिंड्रोम होता है, ये तो आपको पता है ना कि मनुष्यों में डाउन सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या होता है एक गुणसूत्र का अधिक हो जाता है ना। ट्राइसेमी के कारण होता है, यहाँ पे अगर 2n यहाँ पे क्या होता है 2n+1 हो जाता है, ट्राइसेमी हो जाता है। गुणसूत्र क्या होता है, एक गुणसूत्र क्या होता है बढ़ जाता है, एक गुणसूत्र क्या होता है बढ़ जाता है, एक गुणसूत्र क्या होता है बढ़ जाता है ना, एक गुणसूत्र क्या होता है बढ़ जाता है, इसमें 2n+1 हो जाता है, ये आपको पता है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के समय प्राय गुणसूत्रों के यहाँ देखिए परस्पर अलग ना हो पाने के कारण गुणसूत्रों की संख्या कुछ कम या अधिक हो जाती है, जिससे होने वाली संतानों में यह एक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग गुणसूत्रीय विकार या प्यारे बच्चों सिंड्रोम कहते हैं। और ये निम्न प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं ये आपको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइसेमी के कारण होता है। ट्राइसेमी क्या होता है, इसमें गुणसूत्र यानी 2n होता है +1 होता है, एक गुणसूत्र इसमें क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाए, ये 2n के बजाय क्या हो जाए +1 हो जाए, इसमें 3n हो जाए, तो प्यारे बच्चों इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ पे देखिए या एक अधिकता यहाँ पे सूत्रता भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों इसको याद रख लेना है कि मंगोली यहाँ देखिए इसे जजत भी कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है कि इसमें प्यारे बच्चों 47 वो गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, किसमें, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है 2n+1 हो जाता है, यानी 46वें गुणे मतलब 46 में क्या होता है वो बढ़ जाता है, यानी क्या हो जाता है ये 47 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। और जिसको भी डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है आपको याद रख लेना है कि जिसको भी डाउन सिंड्रोम होता है उसकी मृत्यु जो होती है 15 से 16 अवस्था में क्या होती है, इसकी मृत्यु निश्चित है। कि जिसको भी अगर डाउन सिंड्रोम है, एक गुणसूत्र जिसका भी अधिक हो जाता है, उसकी मृत्यु 16 से 17 वर्षों में क्या होती है हो जाती है। इसकी गर्दन, इसकी पहचान क्या है कि इसकी गर्दन मोटी होगी, त्वचा खुरीदार होगा। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। चलिए बहुत देर हो गया बाबू, 46 मिनट का क्लास हो गया। अब देखिए त्वचा खुरीदार होती है, जीभ मोटी होती है, इसे डाउन सिंड्रोम का क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे याद रखिएगा टर्नर सिंड्रोम क्या है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, मोनोसेमी के कारण होता है, यानी 2n-1 यानी एक गुणसूत्र क्या होगा, इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो गुणसूत्र होगा ना, गुणसूत्र ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों 46 में से एक घट जाएगा, यानी 45 गुणसूत्र इसमें होता है। ठीक है, याद रख लेना है कि टर्नर सिंड्रोम क्या है कि जब व्यक्ति में यहाँ देखिए लिंग गुणसूत्र को, यहाँ देखिए लिंग गुणसूत्र 2 की जगह पे क्या हो जाए प्यारे बच्चों 1 हो जाए, 2 की जगह पे क्या हो जाए 1 हो जाए, तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ये मोनोसेमी के कारण होता है। ठीक है, ये यहाँ देखिए एकल सूत्री यहाँ पे अर्थात यानी मोनोसेमी होती है। इसमें क्या होता है 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। नॉर्मल आदमी में कितना होता है 46 गो, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में कितना हो जाएगा 46 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 47 को। ठीक है, जिसको भी टर्नर सिंड्रोम होगा तो क्या होगा 46 में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 45 को इन लोगों में गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पे याद रख लेना है कि इसमें क्या होता है 45 गुणसूत्र होता है। इसकी जो स्तन होती है प्यारे बच्चों ये क्या होती है चपटा होता है। ठीक है, यहाँ आप देखिए अंडाशय अनुपस्थित होते हैं, ये महिलाओं में होता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या होता है स्तन चपटा होगा जो प्यारे बच्चों, और इसमें मासिक चक्र जो औरतों को आता है ना, लड़कियों को वो नहीं आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्यारे बच्चों जो क्लास था ये आपका बायो का था और चैप्टर 5 का था। ठीक है, और चैप्टर 5 हम आपका पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कर दिए, खत्म कर दिए। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को ये क्लास अच्छा लगा फटाफट से प्यारे बच्चों एक लाइक बनता है, आप फटाफट से एक लाइक क्या कर दीजिए, और चैनल को प्यारे बच्चों फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और जिन भी बच्चों को PDF नोट्स लेना है सभी बच्चों से निवेदन है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और जो DP में स्कैनर लगा हुआ है उस पर स्क्रीनशॉट लीजिए और प्यारे बच्चों उसका क्या कीजिए, जो DP में स्कैनर है ना उस पर डायरेक्ट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और आपको PDF प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पे प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।